चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव नॉट फर्स्ट। अच्छा, जैसे ये पाई है, पाई क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, एंड इज कांस्टेंट। पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो क्या होती है, 3.14, ठीक है, आगे भी होती है, तो यहाँ तो मैंने 2 डेसिमल पॉइंट तक ही लिखा है, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोली जा रही है, पाई इज इक्वल टू 3.14, ठीक है। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने लिखा पाई इक्वल टू 22/7, ये वैसे मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, तो ऑफकोर्स ये गलत है। क्यों? बिकॉज पाई जो है ये तो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये जो वैल्यू आगे जा रही है 3.14 समथिंग समथिंग, ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू होगी। तो इस बात का मतलब क्या है कि पाई आपका एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, और ये जो 22/7 है ये तो एक रैशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर बराबर थोड़ा ना हो सकते हैं, देयरफॉर दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो अप टू 10th तक तो चल गया, कोई बात नहीं, आपने पाई की जगह 22/7 रखा, लेकिन अब नहीं, जब तक आपको बोला ना जाए क्वेश्चन में कि पाई को 22/7 ले लो, तब तक नहीं लेना है, ठीक है। आंसर हमें पाई की टर्म में ही छोड़ना है। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब मान लो कुछ ऐसा लिखा है कि 1/0, 1/0, तो यहाँ भी जनरली बच्चों की आदत होती है कि इसको इन्फिनिटी लिखते हैं, ठीक है। सो दिस इज नॉट इन्फिनिटी, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड। 1/0 इज नॉट इन्फिनिटी, इनफैक्ट इट इज व्हाट, अनडिफाइंड, ठीक है। इन्फिनिटी लिखना गलत है, अनडिफाइंड ही बोलेंगे इसको। और अगर 1/infinity लिखा है, पहली बात तो यहाँ पे इन्फिनिटी लिखना ही गलत है, लिखना भी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ भी जनरली बच्चों की आदत होती है, क्या बोलते हैं इसको, 0। सो दिस इज नॉट 0। क्यों? जब इन्फिनिटी कुछ होता ही नहीं तो आया कैसे यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, अनडिफाइंड, तो ये भी आपका क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, जैसे अगर मैंने लिखा 1/1/0, फिर आपसे पूछा बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो मान लो किसी बच्चे ने बोला 1/0 इन्फिनिटी एंड 1/infinity 0, ठीक है, तो फाइनल आंसर इज 0। देन ऑफ कोर्स दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? अब जैसे मान लो जिस बच्चे ने बोला 1/0 इन्फिनिटी, तो पहली गलती तो ये हो गई कि इसको इन्फिनिटी बोला, दूसरा 1/infinity को 0 बोला, दूसरी गलती ये, ठीक है, तो उसने दो गलतियां करी। 1/0 इन्फिनिटी थोड़ी ना होता है, ये तो अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये तो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। और फिर जब इसने यहाँ पर 1/infinity को 0 बोला, दिस इज सेकंड मिस्टेक, ठीक है। जब इन्फिनिटी कुछ होता ही नहीं तो यहाँ पर इन्फिनिटी आया कैसे, है ना। सो दिस इज अगेन अनडिफाइंड। गॉट इट? तो फाइनल आंसर इसका क्या रहेगा, दिस इज अनडिफाइंड। आई होप इट इज क्लियर। अब मान लो कुछ ऐसा लिखा है A/B/C, ठीक है, तो क्या हम इसको C को ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो लेके गए आप AC/B लिख दिया, ठीक है, तो आपको साथ में लिखना पड़ेगा C इज व्हाट, नॉन जीरो। अगर C नॉन जीरो है तभी आप ऊपर लेके जा सकते हो, अदरवाइज नहीं। समझ में आ गया? अब 1090 है, 1090 को इन्फिनिटी लिखने की आदत होती है अप टू 10, है ना, कुछ बच्चों की, दैट इज रॉन्ग, वो नहीं लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, अनडिफाइंड, दिस इज अनडिफाइंड। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही आपका यहां पर देखो cot 0 भी इन्फिनिटी नहीं होता है, दिस इज व्हाट, अनडिफाइंड। गॉट इट? अब मान लो कभी भी ऐसे लिखा है ना A/B=0, ये कब पॉसिबल है, जब आपका जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो नॉन जीरो हो जाए एंड न्यूमरेटर इज 0। गॉट इट? भाई न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर टाइप कुछ लिखा हुआ है इक्वल टू 0, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ व्हेन न्यूमरेटर इज 0 एंड डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। गॉट इट? आई होप समझ में आ गया। एग्जाम्पल देखो आप, तो जैसे x-1/x-2 इक्वल टू 0 लिखा है। नाउ वी कैन से कि भाई न्यूमरेटर 0
यानी कि यहाँ से x1 हो गया, एंड डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल्स टू 0 एंड x शुड नॉट इक्वल्स टू 2। गॉट इट? तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने खाली इतना ही आंसर दिया और ये नहीं लिखा x नॉट इक्वल्स टू 2, देन ऑफ कोर्स गलत है, फिर ये लिखना जरूरी है। गॉट इट? अब इधर देखो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो न्यूमरेटर को 0 रख लो। ठीक है, न्यूमरेटर को 0 रखा, यहां से आपका आ जाएगा x इक्वल्स टू 1 2। क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करके देख लो, 1 और 2 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 0। इस बात का मतलब क्या है कि x नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। गॉट इट? तो अब यहाँ पर न्यूमरेटर में तो आपने बोला है यहाँ से x इज इक्वल टू 1 2, और यहाँ पर आप कह रहे हो कि x 1 और माइनस 1 नहीं हो सकता। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या है कि 1 यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड फाइनल आंसर इज 2। गॉट इट? तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया। नाउ लुक एट हियर, 1 ओवर x माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया है, और फिर मैंने आपसे इसका सॉल्यूशन पूछा, बताओ सॉल्यूशन इन द सेंस की x की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली क्या करोगे, आप लेके जाओगे ऊपर, है ना, इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 3। अगर आपने ये आंसर दिया x इक्वल टू 3, देन ऑफकोर्स गलत है। ठीक है, क्यों? चलो मान लो आप लेके गए x इक्वल टू 3, आप आंसर बोल रहे हो। अब जरा एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन के पास आओ और ये x इक्वल टू 3 यहाँ पे रख के देखो। अगर आप x इक्वल टू 3 रखते हो यहाँ पे, तो ये तो 1/0 बन गया, विच इज अनडिफाइंड, एंड 1 ओवर अनडिफाइंड इज फाइनली अनडिफाइंड, है ना? समझ में आ रहा है? तो इट मीन्स कि यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला है, नो सॉल्यूशन। गॉट इट? तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, दैट इज फाइन। एंड इन मैथमेटिक्स रिमेंबर, नो सॉल्यूशन इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। गॉट इट? बिकॉज जब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वन ऑफ द ऑप्शन विल बी नो सॉल्यूशन, और वही आंसर हो जाएगा आपका। सही है, चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे इवन नंबर है, इवन नंबर को हम कैसे लिखेंगे, 2n टाइप का नंबर होगा वो, है ना, 2n करके लिखेंगे इन जनरल। अब ऑड नंबर को जर्नल में लिखना है तो 2n प्लस 1 या फिर 2n माइनस 1 करके लिखेंगे। ठीक है, n क्या है यहाँ पर, n इंटीजर है, कोई भी इंटीजर रखो। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने 0 रख दिया तो 1 बचेगा, ऑड है। n को मैंने 1 रख दिया तो 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, है ना? तो ये ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2n इवन नंबर को। अब मान लो कुछ ऐसा लिखा है 4 8 12 16 20 लाइक दिस, ये किस टाइप के नंबर है, ये तो फॉरेन टाइप के नंबर है ना? अब मान लो अगर मैंने कुछ ऐसे लिखा ना, m इक्वल्स टू 5q प्लस r, इस बात का ये मतलब है कि m एक ऐसा नंबर है, m जिसको अगर हमने 5 से डिवाइड किया तो r रिमाइंडर बचेगा। सही है, गॉट इट? अब आप तो इसको देखो, जैसे 5n प्लस 1, ये किस टाइप के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको अगर हमने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। जैसे कि 6 हो गया, 11 हो गया, 16 हो गया, 21 हो गया, लाइक दिस। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचेगा। ये क्या है, 5n, यानी यहाँ पे तो कोई रिमाइंडर बच ही नहीं रहा, रिमाइंडर इज 0, यानी एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 5 से। तो 5 10 15 20 लाइक दिस। सही है, 5n प्लस 2 यानी रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, तो ये किस टाइप के नंबर हो जाएंगे, 7 12 17 22, कुछ इस टाइप के नंबर। सही, 5n प्लस 3, ये किस टाइप के नंबर हो जाएंगे, 8 13 18 23, कुछ इस टाइप के नंबर। ऐसे 5n प्लस 4, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका 9 14 19 24, इन नंबर्स को 5 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर 4 बचेगा। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। ये रिमाइंडर जो है ये 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है।
चलिए अब आगे देखते हैं। अब मान लो कि मैंने लिखा 7n+6, 7n+6, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट्स अ नंबर when divided by 7 leaves remainder 6, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 6। ठीक है। अगर मैंने लिखा 9n-3, 9n-3 यानी 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचना चाहिए -3, है ना। लेकिन याद रखना भाई, रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ तो -3 लिखा है, तो कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 9 का मल्टीपल है, तो 9 बनाने के लिए -6 + 6 कर दिया। सही है। तो अब ये इतना वाला पार्ट यहां से तो ये क्या हो जाएगा? 9n-9, 9 कॉमन, वी गेट n-1, यानी इतना पार्ट तो बन गया ये आपका 9 का मल्टीपल, यानी कि 9 से डिवाइड हो रहा है, और ये बच गया आपका 6, दैट इज रिमाइंडर, और ये रिमाइंडर हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि आप 9n-3 लिखो या फिर 9n+3 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, दोनों सही है। बस इस बात का ध्यान रखना, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पर देखो अब 5n-1, इस बात का क्या मतलब है कि 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर -1 बच रहा है, लेकिन जस्ट अभी बताया कि भाई रिमाइंडर तो माइनस में आ ही नहीं सकता, नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं, -1 हमारे पास है, -5 बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे -4 कर दिया और यहाँ पे +4 कर दिया, मतलब रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो -4 +4 कर दिया। अब इतना वाला जो पार्ट है तो 5 का मल्टीपल हो गया, तो इसको हमने लिख दिया 5 कॉमन आ गया यहाँ से, n-1 +4, और ये जो 4 है यही रिमाइंडर है। तो अब कहने का मतलब ये है कि 5n-1 लिखो या फिर 5n+4 लिखो, बात एक ही है। आई होप कि समझ में आ गया। अब मान लो कि ये लिखा मैंने 7n+12, अब जो रिमाइंडर है यहाँ पे हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर आपका 7 से छोटा ही होना चाहिए, है ना। तो ये तो बड़ा है, ये तो 12 है, तो इसको 7 के मल्टीपल पर ब्रेक कर लिया, ऐसे कर लिया 7 + 5। ठीक है, तो अब ये इतना पार्ट तो 7 का मल्टीपल हो गया और ये 7 से छोटा हो गया, यानी कि ये रिमाइंडर है। तो इस बार रिमाइंडर क्या है? 5। ठीक है, तो 7n+12 लिखो या फिर 7n+5 लिखो, एक ही बात है। सही है, आगे देखते हैं, एक दो और कर लेते हैं। 6n-3, तो -3 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 6 है जैसे, तो फिर हमने -3 + 3 कर दिया। सही है, अब इतना पार्ट तो 6 का मल्टीपल हो गया, ये बच गया, यही आपका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। इतने पार्ट को हम लिख सकते हैं 6 कॉमन, ये भी -6 हो जाएगा ना, तो 6 कॉमन n-1 +3, एंड 3 क्या है आपका? रिमाइंडर है। सही है, तो अब 6n-3 लिखो या फिर 6n+3 लिखो, बात एक ही है। एक और 6n+17, अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो तो 6 से बड़ा है, हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन रिमाइंडर 6 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। सही है, अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कैन नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, 6 से छोटा ही होना चाहिए, तो फिर हमने इसको ब्रेक किया 17 को। ठीक है, इसमें से आप क्या करो, 12 हटा दो, 12 + 5 कर लो। ठीक है, क्योंकि 12 6 का मल्टीपल है। अब इतना वाला जो पार्ट है ये तो 6 का मल्टीपल हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 6n, और ये आपका बच गया 5, दिस इज रिमाइंडर। ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये है कि 6n+17 लिखो या फिर 6n+5 लिखो, इट्स अ सेम थिंग। गॉट इट? आई होप कि जितना अभी तक पढ़ा है वो समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। सर्कुलर आर्क एंड सर्कुलर सेक्टर। ठीक है, वी हैव दिस सर्कल, ये सर्कल है हमारे पास, ए ओ बी, ये एंगल थीटा बन रहा है, आर रेडियस है, एंड दिस इज आर्क लेंथ ए बी। सही है, अब अगर मैं ए बी की बात करूं, ए बी क्या है? इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अगर मैं ऐसे ए बी ये ज्वाइन कर दूं, ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा, और वी कैन से कॉर्ड लेंथ, ये क्या है? कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड की लेंथ है। अगर मैंने ए बी के ऊपर एक इस तरह से बना दिया है, रो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आर्क, तो ये इतना हो जाएगा ए बी, दिस इज एल।
ठीक है, दिस इज आर्क लेंथ ए बी, सही है। और ऐसे ज्वाइन किया तो ये है आपकी कॉर्ड, समझ में आ गया। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने थीटा थीटा एल और आर में रिलेशन पढ़ा था, है ना। रिलेशन क्या था, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर, ठीक है। तो एल कितना हो जाएगा, यानी आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, आर थीटा, सही है। और यहां पर एक बात ध्यान में रखनी है भाई, जब भी आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो थीटा जो है आपका वो रेडियन में होना चाहिए, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। ये प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, फिर से बता दिया, ठीक है। तो ध्यान रखें इसका। अब मान लो कि हमें पेरीमीटर चाहिए, तो पेरीमीटर के लिए ये जो थीटा है, ठीक है, ये पूरा ऐसे राउंड लग जाएगा, ठीक है। तो इसको 2 पाई कर दो, थीटा की जगह लिख दो 2 पाई, तो पेरीमीटर क्या बन गया 2 पाई आर, यहाँ पे थीटा की जगह रख दो 2 पाई, तो ये आपका बन जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। तो सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर ही होता है, सही है, समझ में आ गया, फाइन। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, अब इधर देखो जरा, वी हैव दिस सर्कल, ये सर्कल है हमारे पास, ठीक है। दिस इज सेंटर, तो ज्वाइन किया इसको हमने, ये ए बी कॉर्ड है, ऐसे ज्वाइन किया। तो नाउ इन ट्राइंगल ए ओ एम, यहां से क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एंड दिस इज सेंट्रल एंगल थीटा। अगर ये थीटा है तो इतना पार्ट, ठीक है, इतना पार्ट क्या हो जाएगा आपका थीटा बाय 2, सही है। तो अब इस वाले ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, ए ओ एम, इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है। तो इसमें साइन ए ओ एम ये कितना हो जाएगा, ए एम ओवर ओ ए, इतना हो जाएगा ये, है ना। तो ए ओ एम कितना एंगल, थीटा बाय 2, तो साइन थीटा बाय 2 इज ए एम ओवर ओ ए क्या है आपकी रेडियस है। तो यहां से ना क्या करो आप, ए एम निकाल लो, ए एम, तो ए एम निकाल लिया, दिस कम्स आउट टू बी आर इंटू साइन थीटा बाय 2, सही है। तो अगर हमें कॉर्ड लेंथ चाहिए, ए एम हमने निकाल लिया इतना, इसका डबल कर दो, कॉर्ड लेंथ ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए एम, और ए एम कितना निकाला है हमने, आर साइन थीटा बाय 2, सही है। सो कॉर्ड लेंथ आ गई 2 आर साइन थीटा बाय 2, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, ये क्या है, एक सेक्टर है इतना, तो इस एरिया की बात हो रही है, ठीक है। एरिया कितना होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा, और थीटा आपका यहाँ पे रेडियन में होना चाहिए, सही है। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन बाय हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब अगर हम एरिया ऑफ सर्कल की बात करें, तो ये जो थीटा है ये पूरा इस तरह से राउंड लगेगा, है ना। तो ये 2 थीट कितना हो जाएगा, 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री। तो थीटा की जगह रख दो 2 पाई, तो 2 पाई हमने रखा, 2 से 2 कैंसिल, तो एरिया आ जाता है पाई आर स्क्वायर, सही है। यानी ये पूरे सर्कल का एरिया है, एरिया इतना ही होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव अहेड, ठीक है। फिर से वी हैव अ सर्कल, ये एक सर्कल है हमारे पास, सेंटर सी, और ये कॉर्ड है ए बी, ज्वाइन किया हमने लाइक दिस। अभी आप ये हाइट निकाल लो, सी एम ये कितना हो जाएगा आपका, आर कॉस थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 मतलब कि ये वाला एंगल है थीटा बाय 2, दिस एंगल इज व्हाट, थीटा बाय 2, ये पूरा तो थीटा है, इतना थीटा बाय 2। अब अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में ए एम सी, इस वाले ट्राइंगल में कॉस थीटा बाय 2 यूज करूं, कॉस थीटा बाय 2 वो क्या होता है आपका, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा बाय 2 बेस हो गया यहाँ पे सी एम ओवर हाइपोटेनस इज आर, ठीक है, इतना। तो ये सी एम कितना आ गया, आर कॉस थीटा बाय 2, सही है भाई, ये समझ में आ गया। नाउ अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एबीसी, इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं। तो हाफ बेस इनटू हाइट होता है ट्राइंगल का एरिया, है ना। तो बेस क्या है, ए बी, उसको लिख सकते हैं 2am, 2 टाइम्स am, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है।
और सेंटर से अगर कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये तो पता ही है हमें, है ना। तो इसलिए लिखा है 2am इनटू cm, cm, ठीक है। ये हाइट हो गई, फाइन। तो भाई 2 से 2 कैंसल, am होता है हमारे पास r sin थीटा बाई 2, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर ही बताया था, है ना। और cm हो गया हमारे पास r cos थीटा बाई 2, सही है। सो r इंटू आर, ये तो हो गया r स्क्वायर, सही है भाई। और यहां से ये कैंसल हो गया है आपका। उसके बाद हमने क्या करा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये तो फॉर्मूला बन गया साइन थीटा का, है ना। साइन थीटा का फॉर्मूला ये। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल आ गया हाफ आर स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर थीटा, ये एंगल थीटा है आपका। तो अब कोई भी ट्राइंगल है उसका एरिया आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे मान लो ए बी सी, अगर आप ये वाला एंगल यूज कर रहे हो तो ऐसे लिखा जाएगा हाफ ये वाली साइड ए बी इनटू फिर ये वाली साइड ए सी, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका साइन, साइन ए, ठीक है। दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो वही लिखा है यहाँ पे भी, ये वाला एंगल यूज कर रहे हैं थीटा, तो इसका तो आ गया साइन हाफ इन दोनों साइड का प्रोडक्ट, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो वही लिखा है यहाँ पर, सही है। अब मान लो कि ये ट्राइंगल है ए बी सी और मुझे ये वाला एंगल यूज करना है, तो अब की बार एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ये वाला एंगल यूज कर रहे हैं थीटा, तो ये वाली साइड आ जाएगी ए बी इंटू ये वाली साइड आ जाएगी बी सी एंड साइन ऑफ दिस एंगल यानी कि साइन बी लिख लो, ठीक है। अब की बार ये एरिया हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ट्राइंगल का एरिया ऐसे लिख सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव अ सर्कल दिस। तो अब हमें इसका एरिया निकालना है, इस वाले पार्ट का। वी नीड टू फाइंड आउट दिस एरिया, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, ये तो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया इतना, ठीक है। ये हमें पता है कितना होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। फिर इसमें से ये वाला एरिया आप माइनस कर दो, इस ट्राइंगल का एरिया। ये ट्राइंगल का एरिया कितना है, ये अभी बताया, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, सही है। ये माइनस करने से वी विल गेट दिस एरिया, सही है। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ आर स्क्वायर कॉमन आ गया, थीटा यहां से बचेगा माइनस साइन थीटा यहां से बचेगा, समझ में आ गया भाई। तो हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा एंड थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले एरिया को। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज, एग्जाम्पल पढ़ लो भाई। लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है हमारे पास ये वाला, ए और बी सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है। और इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, 5, ये 5, ठीक है। सच डेट ए बी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री एट सेंटर, ये सेंटर है। तो ये जो ए बी है ये सेंटर पे 30 डिग्री एंगल बनाती है, यानी कि ऐसे लिखोगे आप, ए सी को ज्वाइन करोगे बी सी को ज्वाइन करोगे, तो ये जो एंगल है दिस इज 30 डिग्री, ठीक है। ये बोला हुआ है क्वेश्चन में। इफ सर्कल इज कट अलोंग द लाइन ए बी, मतलब इस तरह से कट कर रही है ए बी, देन फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पोर्शन। स्मॉलर पोर्शन मतलब ये वाला एरिया, तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया। तो सेम वही जैसे अभी फॉर्मूला लिखवाया है, एरिया ऑफ सेक्टर, ये तो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, ये हम निकाल लेंगे, माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, सही है। तो फॉर्मूला क्या था, हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। अब थीटा रेडियन में होना चाहिए, तो 30 डिग्री है तो इसको हमने लिखा π/6 माइनस साइन 30 हो गया आपका हाफ, सही है। बस ये आंसर हो जाएगा। रेडियस कितनी है 5, तो डेट इज 25/2 π/6 माइनस हाफ,
दिस इज योर आंसर। आई होप कि समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीगॉन्स। देखते हैं पॉलीगॉन्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या होता है, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस इज व्हाट हेक्सागन। इसके सारे इंटीरियर एंगल्स जो होंगे सारे के सारे 180 से छोटे होंगे। सही। कॉनकेव में क्या होता है, कम से कम एक इंटीरियर एंगल आपका 180 से बड़ा होना चाहिए, कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि ये ए बी सी डी ई एफ ए, तो ये वाला इंटीरियर एंगल जो है ये वाला, ये तो 180 से ज्यादा है। ठीक है, ऐसे ही आप इसको देखो ए बी सी, है ना, ए बी सी। अब इसमें ये इंटीरियर एंगल है, ये क्या है 180 से ज्यादा है, तो ये कैसे है आपके पॉलीगॉन कॉनकेव, ये कॉनकेव पॉलीगॉन के एग्जांपल। एंड दिस इज व्हाट कॉन्वेक्स। सही है, आई होप इट इज क्लियर। अब अगर बात करें सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल्स है यहाँ पे, दिस वन, इन सब का सम ये होता है आपका n-1 इंटू पाई। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, n नंबर ऑफ वर्टाइसेस बोल दो या फिर नंबर ऑफ साइड्स, एक ही बात है। सही है। नाउ इन रेगुलर n साइडेड पॉलीगॉन क्या क्या चीजें होती है वो देखना है कि सारी साइड्स इसकी बराबर होती है, सारे एंगल इंटरनल एंगल इसके बराबर होते हैं, ऑल n साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हम फर्स्ट में भी बोल चुके हैं। n साइडेड पॉलीगॉन है तो n वर्टाइसेस होंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ये होता है n-2 इंटू पाई। ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, अगर सारे इंटीरियर एंगल्स का सम n-2 इंटू पाई है तो ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो, तो n से डिवाइड कर दिया, कितना हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हेक्सागन है, ये हेक्सागन है आपके पास इधर। ठीक है, n का काम कौन कर रहा है, 6, तो यहाँ पे 6 रख दो, तो डेट इज कितना हो जाएगा ये आपका 4 पाई ओवर 6। ठीक है, डेट इज 2 पाई ओवर 3। तो हेक्सागन में ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। ठीक है, ये भी 2 पाई बाय 3, मतलब सारे एंगल्स 2 पाई बाय 3 हो जाएंगे। गॉट इट, यानी कि 120 डिग्री कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं भाई। अब इधर देखो, लेट्स सपोज वी हैव एन साइडेड पॉलीगॉन, एन साइडेड पॉलीगॉन a1 a2 a3 a4 इसी तरह से चलता रहेगा। देन यहाँ पे an-1 इस तरह से। सही है, एंड दिस इज सेंटर। तो हमने तो क्या किया, सेंटर से मतलब a1 को ज्वाइन करो, a2 को ज्वाइन करो। ठीक है, और इस सेंटर से इस साइड पर a1 a2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। सही है, मान लिया कि इंटीरियर एंगल थीटा है, अगर ये थीटा है, ये पूरा थीटा है ना इतना, तो ये जो होगा ये थीटा बाय 2 होगा, याद रखें इसको। लेट्स से ये जो पॉलीगॉन है रेगुलर पॉलीगॉन है, सारी साइड्स बराबर होंगी, तो मान लिया कि इसकी साइड कितनी है, स्मॉल है। सही है, क्या करना चाह रहे हैं, OM निकालना चाहते हैं, OM। ठीक है, तो निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है, ये एंगल तो पता ही है थीटा बाय 2, तो tan थीटा बाय 2 का यूज किया, ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो OM ओवर बेस कितना हो गया, A1M। ठीक है, तो OM आ जाएगा भाई आपका a/2, ऊपर चला जाएगा ना ये कितना हो जाएगा आपका A1M a/2 इंटू tan थीटा बाय 2। ये क्या है भाई, सेंटर से साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। ठीक है, उसकी लेंथ है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ इफ वी आर सपोज टू फाइंड आउट ईच इंटीरियर सेंट्रल एंगल, मतलब कि एक साइड
सेंटर पे जो एंगल बना रही है ये कितना होगा। ठीक है भाई, सारी साइड्स बराबर है, तो जो साइड्स सेंटर पे एंगल बना रही है वो कितना होगा ये पता करना चाहते हैं। तो मान ले कि अल्फा बना रही है, सही है, तो सारी साइड्स अल्फा बना रही है, तो अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, है ना, इन सबको ऐड करेंगे हम इस तरह से, तो ये पूरा 360 बनेगा, यानी कि सबका सम कितना हो जाएगा 2 पाई, और ये कितने एंगल्स हैं n, है ना, n टाइम्स, यानी कि n अल्फा इक्वल्स टू 2 पाई, तो अल्फा कितना आ जाएगा 2 पाई ओवर n आ जाएगा। गॉट इट, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। तो इन केस ऑफ हेक्सागन अगर मैं बात करूं, इन केस ऑफ हेक्सागन जो सेंट्रल एंगल होगा, सेंट्रल एंगल वो कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 6, दैट इज पाई बाय 3। तो उस हेक्सागन के केस में 60 डिग्री एंगल बनेगा सेंटर पर, ठीक है, मतलब ईच साइड विल मेक 60 डिग्री एंगल एट सेंटर। ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं फिर। नाउ फिर से एक बार पॉलीगॉन बनाया हमने एन साइडेड, A1 A2, इस तरह से चलेगा आगे भी, है ना, ये भी ऐसे ही। दिस इज सेंटर, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इन वर्टाइसेस को हमने ज्वाइन किया, सही है। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने ये OM निकाला था, है ना, OM कितना निकाला हमने, A/2 10 θ/2, और θ/2 क्या था, ये वाला एंगल था θ/2, तो θ/2 को ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा/2, ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 है, यहाँ पे 90 माइनस अल्फा/2, सही है। नाउ 10 90 माइनस थीटा तो कितना होता है कॉट, तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज कॉट पाई बाय n, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये पाई बाय n कैसे आ गया, यहाँ तो अल्फा/2 लिखा था, तो ये देखो आप, जैसे ये तो इतना है ना अल्फा/2, तो ये पूरा एंगल कितना होता है वैसे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था ऊपर, ये तो होता है 2 पाई ओवर n, तो इसका हाफ कर दो, वी गेट 2, हाफ कर दिया इसका, तो ये कैंसिल हो गया, तो अल्फा/2 इज इक्वल टू पाई बाय n, तो पाई बाय n लिख सकते हैं हम अल्फा/2 की जगह, है ना, तो वही लिख दिया। नाउ 10 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉट थीटा, तो लिख दिया इसको कॉट पाई बाय n, रिमेंबर दिस। सो OM को ऐसे भी लिख सकते हैं A/2 10 पाई ओवर n, गॉट इट। ये क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू साइड, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू साइड, सही है। अब फिर से मतलब अब इस ट्रायंगल में अगर मैं यूज करूं साइन अल्फा/2, साइन अल्फा/2, साइन कितना होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ठीक है, अगर ये यूज कर रहे हैं एंगल, परपेंडिकुलर कितना है A1M, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा OA1, सही है, ये चीज समझ में आती है। नाउ देखो इधर A1M तो क्या है A/2 है, OA ये रेडियस है, डेट इज R, तो यहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है, R, ये हो जाएगा A/2 कोसेकेंट पाई ओवर n, अल्फा/2 को फिर से हम वी कैन राइट पाई ओवर n, ये भी थोड़ी देर पहले बताया था कैसे लिख सकते हैं, सही है, तो इसको याद रखा। अच्छा, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ हेक्सागन, इन केस ऑफ हेक्सागन n कितना होगा 6, तो यहाँ पे 6 रख दो, कोसेकेंट 30, कोसेकेंट 30 कितना होता है 2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो a बचेगा। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि हेक्सागन के केस में रेडियस यानी कि सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस मतलब इस तरह से था ना, ठीक है, ये क्या था आपका, दिस इज सेंटर A B, ये रेडियस थी, सही है, समझ में आ गया, और ये आपकी साइड थी यहां से लेके यहां तक, तो ये रेडियस एंड साइड लेंथ बराबर होगी इन केस ऑफ हेक्सागन, रिमेंबर दिस, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। आगे चलते हैं। इधर देखो, फिर से एक हमने पॉलीगॉन बनाया A1 A2
A3 इस तरह से चलता रहेगा ये आपका, यहाँ पर AN लाइक दिस इज सेंटर। ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर वर्टाइसिस को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब अगर बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ A1 A2, इसके एरिया की बात करें तो हाफ बेस इंटू हाइट होगा ऑफकोर्स। हाफ बेस कितना हो गया A1 A2 और ये हाइट हो गई, वही लिखा है यहाँ पर, सही है। अब A1 A2 तो साइड है, तो साइड को हम स्मॉल a मान के चल रहे हैं। OM ये अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला है, A/2 cot पाई ओवर n, सही है। तो ये कितना हो गया भाई A²/4 इंटू कॉट पाई ओवर n, सही है। अब अगर हम इस पूरे के एरिया की बात करें, एरिया ऑफ पॉलीगॉन, इस पूरे एरिया की, ठीक है, इस तरह से चलेगा ये पूरा एरिया, इसकी बात कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा। तो एक ट्राइंगल का तो इतना हो गया एरिया, दिस वन, तो इस तरह से कितने ट्राइंगल बनेंगे, n ट्राइंगल बन जाएंगे, ठीक है। ये दूसरा ट्राइंगल हो गया, इसी तरह से तीसरा, फिर ये लास्ट आपका, ठीक है। तो टोटल n ट्राइंगल्स बनेंगे, तो n से इंटू कर दो, सही है। सो n इंटू A²/4 इंटू कॉट पाई ओवर n, ये चीज समझ में आ गई। नाउ सम ऑफ ऑल दी एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब जैसे ये पॉलीगॉन है आपका, ये आपका पॉलीगॉन है, दिस इज इंटीरियर एंगल, इसको मैंने एक्सपेंड किया साइड को, तो ये वाला जो एंगल होगा दिस इज एक्सटीरियर एंगल, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, सही है। अब आप खुद देखो जरा, ये पूरा लीनियर पेयर बन रहा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा पाई, सही है। तो यहां से बीटा निकाल लो, अल्फा ये कितना हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, गॉट इट। तो भाई इस तरह से तो n से मल्टीप्लाई कर दो, तो n बीटा n पाई माइनस n अल्फा, इतना हो जाएगा। अब n अल्फा क्या है, जैसे ये अल्फा 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 n टाइम्स ऐड कर दिया, तो ये तो भाई आपका सम ऑफ ऑल दी इंटीरियर एंगल्स बन गया, है ना, सम ऑफ ऑल दी इंटीरियर एंगल्स। आई होप इट इज क्लियर। तो सम ऑफ ऑल दी इंटीरियर एंगल्स अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कितना होता है, n-2 इंटू पाई, सही है। अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, ये हो जाएगा n पाई कैंसल, माइनस माइनस प्लस 2 पाई हो गया, गॉट इट। तो यहां से व्हाट वी कैन से कि n बीटा इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। n बीटा, बीटा क्या था, एक्सटीरियर एंगल था, है ना। तो n बीटा का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ ऑल दी एक्सटीरियर एंगल, तो जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं उन सब का सम कितना हो जाएगा 2 पाई, एंड ईच एक्सटीरियर एंगल इज गिवन बाय 2 पाई ओवर n, समझ में आ गया। अब कोई भी पॉलीगॉन हो, उसका जो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा वो 360 ही रहेगा, ठीक है। ऐसी ट्राइंगल भी है, ट्राइंगल भी क्या है, पॉलिनोम एक पॉलीगॉन ही तो है वो भी, है ना, 3 साइड का पॉलीगॉन है, तो उसमें भी जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम है वो 360 होगा। आई होप इट इज क्लियर। नाउ सम ऑफ ऑल द रिफ्लेक्स एंगल्स, सम ऑफ ऑल रिफ्लेक्स एंगल्स, जैसे कि भाई ये आपका पॉलीगॉन है, रिफ्लेक्स एंगल की, रिफ्लेक्स एंगल से क्या मतलब है, जैसे कि इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा दिस इज रिफ्लेक्स ऑफ अल्फा, तो लेट्स से ये गामा है, ठीक है, ये भी अल्फा ये भी अल्फा है, तो इट मीन्स ये भी गामा है ये भी गामा है ना। तो अब अल्फा प्लस गामा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 360, डेट इज 2 पाई, सही है। तो अल्फा को उधर लेकर गए हम, तो 2 पाई माइनस अल्फा, फिर n से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट n गामा, ये कितना हो जाएगा 2n पाई माइनस n अल्फा। अब n अल्फा क्या है, जैसे ये अल्फा है अल्फा है अल्फा है, तो n टाइम्स, यानी कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स n अल्फा, विच इज फर्दर इक्वल्स टू n-2 पाई, ठीक है। ये तो पता ही है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इतना होता है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई किया, तो वी गेट 2n पाई माइनस n पाई, 2n पाई माइनस n पाई, ये तो हो जाएगा आपका n पाई, माइनस माइनस प्लस ये 2 पाई हो गया, गॉट इट। तो यहां से भी हम पाई कॉमन ले सकते हैं, तो सम ऑफ ऑल दी रिफ्लेक्स एंगल्स आ गया,
n+2 इंटू पाई। समझ में आ गया ये। एंड ईच रिफ्लेक्स एंगल की अगर बात करें, ईच रिफ्लेक्स एंगल की, तो यहां से n हटा दो, नीचे ले जाओ, इतना आ जाएगा ईच रिफ्लेक्स एंगल। गॉट इट। सम ऑफ ऑल रिफ्लेक्स एंगल इज n+2 इंटू पाई। आई होप इट इज क्लियर। इसको भी देख लेते हैं। वी हैव n साइडेड पॉलीगॉन, इस तरह से, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स बताना चाहते हैं कि n साइडेड पॉलीगॉन में कितनी डायगोनल्स होंगी। अब आप इसको तो ऐसे देखो, ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ डायगोनल्स, अगर हम इस पॉइंट की तरफ से देख रहे हैं और हमें डायगोनल बनानी है, तो इसको तो ज्वाइन कर नहीं सकते क्योंकि यहां से तो डायगोनल आएगी नहीं, मतलब A2 हट गया। इसको भी ज्वाइन नहीं कर सकते बिकॉज यहां से भी डायगोनल नहीं आएगी। सही है। अब आपके पास बचा है, इसको ज्वाइन कर सकते हो यहां पर। अब इनको छोड़कर जितने भी पॉइंट्स बचे हुए हैं उन सबको आप ज्वाइन कर सकते हो, यू विल गेट अ डायगोनल। ठीक है। तो बेसिकली आपके पास 1 2 3 n में से 3 पॉइंट्स हट गए हैं। ठीक है। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, इन 3 पॉइंट्स को हटा दो n में से, कितने बच गए n-3। ठीक है। अगर हम इस पॉइंट की तरफ से देख रहे हैं तो n-3। फिर आ जाओ, अब इस पॉइंट के पास आ जाओ। अब ये वाला हट जाएगा, ये तो हट ही गया और ये भी हट गया, फिर से n-3 पॉइंट्स बचे, है ना, तो n-3। फिर आप A3 के पास आ जाओ, इसके लिए भी n-3 ऑप्शन। तो इसी तरह से चलते रहोगे, आप an तक जाओगे, है ना। अब an की तरफ से जब आप देखोगे तो अब A1 को सिलेक्ट नहीं कर सकते और इसको भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहां से भी एक ये वाला पॉइंट हट गया, एक ये हट गया और एक ये हट गया। कितने बचे n-3। सही है। तो अब कुछ ऐसा भाई n-3 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 कितने टाइम्स, n टाइम्स। गॉट इट। तो ये हो जाएगा n इंटू n-3। ठीक है। अब आप इधर देखो दोबारा से, जैसे A1 को हमने A3 से ज्वाइन किया, ये डायगोनल है। फिर हम A3 के पास आए, फिर A3 से हमने फिर इसको ज्वाइन किया, मतलब ये वाली जो डायगोनल है ये 2 बार ही काउंट हो गई। एक बार तो A1 की तरफ से और एक बार आपकी A3 की तरफ से। सही है। तो एक्स्ट्रा काउंटिंग हो गई। सिमिलरली ईच डायगोनल इज काउंटेड ट्वाइस। अगर हम इसकी बात करें तो एक बार ये A1 की तरफ से काउंट हो गई, एक बार इस वाले पॉइंट की तरफ से काउंट हो गई। समझ में आ रहा है। तो एक्स्ट्रा काउंटिंग हो रही है। ईच डायगोनल इज काउंटेड ट्वाइस। तो ये एक्स्ट्रा काउंटिंग हटाने के लिए हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। सही है भाई, समझ में आ गया। आई होप इट इज क्लियर। इतनी डायगोनल्स होती हैं किसी भी n साइडेड पॉलीगॉन में। अगर मैं हेक्सागन की बात करूं, हेक्सागन के लिए n कितना हो जाएगा 6, तो कितनी डायगोनल्स हो जाएंगी 6 इंटू 6 माइनस 3 वी गेट 3/2। ये कैंसल, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9, यानी कि उसमें 9 डायगोनल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं हेक्सागन में। समझ में आ गया। आई होप इट इज क्लियर। जितना अभी तक हमने पढ़ा है वो सारा आपको समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, दोबारा से देखो, समझ में आ जाएगा। इतनी भी कोई रॉकेट साइंस तो नहीं। तो ठीक है, आज इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे।